नमस्कार साथियों, हम लोग इस वीडियो में ध्यानाकर्षण मॉड्यूल से संबंधित 125 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जो सभी शिक्षक साथियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, पहला प्रश्न है कि कोठारी आयोग का गठन कब हुआ था, यानी कोठारी आयोग कब गठित हुआ था? तो 1964 में। भारत के भाग्य की निर्माण हमारी कक्षाओं में होता है, यह कथन किसने कहा था? तो कोठारी आयोग ने यह कथन कहा था। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लक्ष्य समूह 6 से 14 वर्षों के बच्चों के हैं। अगला प्रश्न है कि बेसिक शिक्षा में शैक्षिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कौन सी हस्तपुस्तिकाएं विकसित की गई हैं? तो आधारशिला, ध्यानाकर्षण और शिक्षण संग्रह, यानी उपरोक्त सभी। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में चर्चा है, किस चीज़ की चर्चा है? शिक्षण तकनीकी की। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल का संबंध किससे? तो उपचारात्मक शिक्षण से है। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल निम्न में से मुख्यतः किससे संबंधित है? तो कक्षानुरूप संप्रप्ति न प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए है। किस मॉड्यूल का उद्देश्य है कि शिक्षक उन बच्चों को सीखने में विशेष मदद करें जिन्हें शिक्षकों की सहायता की अत्यंत आवश्यकता? तो ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल उपयोगी है किसके लिए? रिमेडियल टीचिंग के लिए। ध्यानाकर्षण शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो ऐसे बच्चों की मदद करना जो कक्षा के स्तर के अनुरूप अवधारणा व कौशलों को सीखने में कठिनाई महसूस करते हैं। अगला प्रश्न है साथियों कि ध्यानाकर्षण हस्तपुस्तिका किन कक्षाओं हेतु लर्निंग आउटकम्स की संप्राप्ति दर को कक्षानुरूप लाने में मददगार है? तो कक्षा 3 से 8 तक। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में कितने भाग हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न, 4 भाग हैं। इनमें से क्या ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के 4 भाग में वर्णित है? तो आरंभिक आकलन, परीक्षण, पत्र के नमूने। ध्यानाकर्षण या उपचारात्मक शिक्षण क्यों जरूरी है? अपेक्षाकृत कम संप्राप्ति वाले बच्चों को कक्षानुरूप बनाने के लिए। शैक्षिक रूप से पिछड़ रहे बच्चे हमारे विद्यालय से निराश ना हो, इसके लिए उचित तरीके हैं। तो शिक्षकों द्वारा कुछ खास तकनीक का प्रयोग करके ध्यानाकर्षण करने से यह संभव है। और दूसरा है कि शिक्षकों व अभिभावकों द्वारा ऐसे बच्चों को सामान्य बच्चों की अपेक्षा अधिक सहयोग करके। तो साथियों, ये दोनों ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि ध्यानाकर्षण शिविर में समुदाय का सहयोग लेना चाहिए? तो ऑप्शन इसका 2 और 3, यानी हाँ, उसके अनुभव का लाभ बच्चों को मिलेगा। हाँ, इससे विद्यालय में समुदाय की सहभागिता बढ़ेगी। अगला प्रश्न कि हमारे यहाँ कमज़ोर बच्चे आते हैं, इसका क्या मतलब है? इसका कोई मतलब नहीं, यह एक भ्रांति है। बच्चों में अपेक्षित संप्राप्ति न होने का प्रमुख कारण क्या है? माता पिता की शैक्षिक स्थिति, ज्ञानेंद्रियों का आंशिक विकार और कलापूर्ण पारिवारिक वातावरण। अगला प्रश्न है कि शिक्षक के कठोर व्यवहार का कक्षा में क्या प्रभाव पड़ता है? तो बच्चे पठन पाठन में रुचि नहीं लेते हैं, सही बात है। बच्चे अपनी समस्याओं में जिज्ञासाएं नहीं व्यक्त कर पाते हैं। बच्चे पाठ समझ न आने पर भी समझ लेने की बात करते हैं, सही बात है। हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं। एक अच्छे अध्यापक की शिक्षण प्रक्रिया में शामिल होता है सतत आकलन, समस्या पर चिंतन, समय रहते समस्या का निस्तारण, यानी उपरोक्त सभी। शैक्षिक संप्राप्ति में सुधार हेतु आवश्यक नहीं है कठोर अनुशासन। हर बच्चा सीख सकता है यदि छात्रों की रुचि एवं सीखने के तरीकों के अनुसार हो। बिल्कुल सही है। कक्षा शिक्षण के दौरान शिक्षकों को चाहिए कि वो बच्चों को ध्यानपूर्वक सुने, उनके अच्छे कार्यों की सराहना करें और उनका सतत अवलोकन करते रहें। प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, इस कथन से आप पूर्ण सहमत है? बिल्कुल सहमत है भाई। हर बच्चे में क्वालिटी होती है सीखने की। सभी बच्चों को एक ही प्रकार के तरीके के शिक्षण से क्या होगा? सभी बच्चे नहीं सीख पाते हैं, कुछ पिछड़ जाते हैं, कुछ कुंठित हो जाते हैं। एकदम सही बात है। हर व्यक्ति के लिए अलग अलग रिमेडियल क्लास की आवश्यकता होगी। आपके अनुसार शिक्षण प्रक्रिया में होनी चाहिए, लचीलापन होना चाहिए, बच्चों के अनुरूप होना चाहिए। अगर आप अभी तक किस प्रकार की शिक्षण प्रक्रिया को अपनाते हैं? तो लचीला, छात्र सहभागी, व्यवहारिकता, प्रयोग सभी। कक्षा शिक्षण के उपरांत सबसे महत्वपूर्ण व्यवहारिक पक्ष क्या है? तो यह जानना कि वे दक्षता को प्राप्त कर रहे हैं या नहीं, जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। लर्निंग आउटकम से संबंधित मॉड्यूल कौन सा है? तो ध्यानाकर्षण मॉड्यूल है। लर्निंग आउटकम क्या है? अधिगम संबंधी परिणाम जो कि लक्ष्य आधारित है। लर्निंग आउटकम को और क्या नाम दिया जा सकता है? तो अधिगम परिणाम, सीखने के प्रतिफल और अपेक्षित दक्षताएं। लर्निंग आउटकम परिणाम आधारित लक्ष्य है।
वह दक्षताएं जो किसी कक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों को उनके निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुरूप अपेक्षित दक्षताओं के प्राप्त होने पर परिलक्षित होती हैं, क्या कहलाती हैं? लर्निंग आउटकम कहलाती हैं। लर्निंग आउटकम से आशय उन परिणामों में से है जिनमें बच्चे विषयगत दक्षताओं की संप्राप्ति कर लेते हैं। अधिगम स्तर में अंतर या लर्निंग गैप्स की चर्चा निम्न में से किस मॉड्यूल में है? तो ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में है। लर्निंग आउटकम से आशय उन परिणामों से है जो किसी कक्षा में अध्ययन कर रहे हैं अध्यापकों को उनके निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुरूप अपेक्षित दक्षताओं के प्राप्त होने पर परिलक्षित होते हैं। ये कथन बिल्कुल सत्य है। लर्निंग गैप का पता लगाने का सही समय क्या होगा? सत्र के आरंभ में, यानी सत्रारंभ। लर्निंग गैप का क्या आशय है? तो लर्निंग गैप का आशय है अपेक्षित अधिगम स्तर एवं वास्तविक अधिगम स्तर में अंतर। सीखने के स्तर का आकलन क्यों जरूरी है? तो अधिगम स्तर में अंतर यानी लर्निंग गैप को जानने के लिए आकलन प्रपत्र बनाना आवश्यक है, आरंभिक परीक्षण हेतु। तो साथियों, इस तरह से हम लोगों ने 40 प्रश्नों को हल कर लिया है और प्रश्नों को हल करने के लिए इसके दूसरे भाग में हम लोग देखेंगे। तो साथियों, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत।